नमस्कार। आपका हमारे इस वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टडी और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राजा बाबू। लगातार दोस्तों हम आपसे चर्चा कर रहे हैं अभी आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में बात करें, उतार चढ़ाव के बारे में बात करें, उससे कौन कौन सी बीमारी होती है। हम आपसे अभी लगातार रूबरू हो रहे थे उसके हाइपर कंडीशन के बारे में, अर्थात हाइपर पिट्यूटरिज्म, यानी कि किसी एक या सारे या विभिन्न प्रकार के हार्मोन के स्तर का बढ़ने का क्या अंजाम होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी हम लगातार आपसे अभी जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो ये है हाइपोपिट्यूटरिज्म। देख रहे थे हाइपर पिट्यूटरिज्म, जहां देख रहे थे कि हाइपर में क्या होता है तो वहीं देखिए हाइपोपिट्यूटरिज्म। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे देखने से पहले आप हमारे पुराने सत्रों को जरूर देख लें ताकि आप इस विषय को आसानी से समझ पाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको विज्ञान के कठिनतम शब्दों को आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, विद्वजनों से पहले ही माफी मांगता हूं, और ऐसे अनुजन जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ सीख रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके वजह से प्यार लगातार मिल रहा है। हमारे विभिन्न कड़ी को आप देख पा रहे हैं, तो आप हमारे प्यार को बनाए रखें, आप इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म, देखिए हाइपो जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है डिक्रीज्ड, यानी घटा हुआ या बिलो द रेंज, और पिट्यूटरिज्म कहने का साफ मतलब है कि द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी का जो काम करने का तरीका वही पिट्यूटरिज्म वाद है, अर्थात पीयूषवादी है। और हाइपो यानी कि कम, तो कम सेक्रेशन को क्या होता है, देखिए ये भी हाइपर की तरह ये भी रेयर कंडीशन है, बहुत कम ही ऐसे हार्मोनल कंडीशन देखे जाते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये जो कंडीशन है ना, ये सबसे पहले एक जर्मन के फिजिशियन थे डॉक्टर मोरिस आइमोंड्स साहब ने 1914 ईस्वी में इसकी व्याख्या की थी। ये क्या होता है कि ये डिक्रीज सेक्रेशन है जिसमें एक या आठों में से ज्यादातर सामान्य स्तर से कम सेक्रेशन करने लगता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कम सेक्रेशन करने लगता है। ये देखिए अगर किसी एक सेक्रेशन का अगर स्पेसिफिक पिट्यूटरी हार्मोन का किसी एक का सेक्रेशन अगर कम हो रहा है तो वैसे चीजों को हम लोग सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं, सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे हार्मोन कम सेक्रेट होने लगे, कारण क्या है उस पर व्याख्या करेंगे अभी, तो उसे हम लोग पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। पैन का मतलब ऑल, सभी, पैन का मतलब ऑल, सभी, यानी कि सारे के सारे का जो है कम सेक्रेशन होना। तो सबसे बड़ी बात है कि कम सेक्रेशन क्यों होगा, उससे पहले ये देखते हैं कि कम सेक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कतें जो इसमें आएगी, जो साइन एंड सिम्टम है, द साइन एंड सिम्टम, साइन यानी चिन्ह, निशान, और सिम्टम लक्षण। साइन वो जो हम देखते हैं, दूसरे व्यक्ति देख सकते हैं, सिम्टम वो जो सिर्फ और सिर्फ मरीज अनुभव करता है उसे सिम्टम कहते हैं। तो साइन एंड सिम्टम जो हाइपोपिट्यूटरिज्म का है वह वेरी करता है, जनरली डिपेंड इस पे करता है कि कौन सा हार्मोन अंडर सेक्रेटेड है, कम सेक्रेशन कर रहा है, या कॉज क्या है एबनॉर्मलिटी की, उस पर निर्भर करता है। जैसा कॉज होगा उस तरीके का लक्षण आएगा, या जो हार्मोन कम सेक्रेट करेगा उसका लक्षण आएगा। तो इसका सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि इसका सिम्टम जो, इसके लक्षण जो है, इसके लक्षण जो है वह सटल लेवल में सूक्ष्म होगा, यानी कि पता ही नहीं चलेगा। और जनरली ये कॉज इनिशियली आउटिवेटेड रहता है, ऑफन जनरली नहीं रहता, बहुत कम सूक्ष्म स्तर पे होता है। तो जनरली इसमें क्या है देखेंगे सामान्यता कि अगर जैसे देखते हैं अगर FSH या LH, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूनाइजिंग हार्मोन, इसके लिए आप हमारा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एक बार पढ़ ले, वो लेक्चर को सुन ले, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। जो कि ये अगर कम हो रहा है तो इसमें सेक्स हार्मोन एबनॉर्मलिटी होगी, इसमें क्या है सेक्स हार्मोन संबंधी एबनॉर्मलिटी आएगी। उसके साथ इसका सिम्टम जो है अगर ग्रोथ हार्मोन का जैसे सेक्रेशन कम हो रहा है तो ऐसे केस में देखेंगे स्टंटेड ग्रोथ। देखिए जनरली जो बीमारी है जहां हाइपो और हाइपर की मैंने वहां चर्चा की है, फिर भी यहां बता दे कि यहां सिम्टम जो है आपको स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, डॉर्फिज्म जो होता है वो हो सकता है ग्रोथ हार्मोन के कम सेक्रेशन से। कभी कभार आपको पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी भी हो सकती है, लिम्फेटिक हाइपोफाइसाइटिस भी हो सकता है, और कभी कभी आप देखेंगे एक्रोमेगाली टाइप के भी सिम्टम
इसमें मिलता है। ऐसा देखा गया है कि एक्रोमेगाली टाइप के सिम्टम्स भी इसमें ऐसे मिलते हैं। आप इसके लिए हमारे एक्रोमेगाली का खास सत्र है, उसको जरूर देखें, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी आपके सामने रखे थे। और ये इसका सेकेंडरी डिजीज, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है ग्रोथ हार्मोन का, जैसे कि देखिए क्या होता है ना, ग्रोथ हार्मोन कम होने पर ओबेसिटी हो जाएगी, है ना, यानी कि मोटापा हो जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा, स्ट्राडाइल डिफिशियंसी, अगर स्ट्राडाइल का डिफिशियंसी तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन में छिद्र, भुरभुरा हो जाना बोन, वो भी आपको होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार देखें तो अगर एफएसएच और एलएच जैसे हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन अगर कम हो जाता है, तो फीमेल में होगा कि ओलिगो और एमोनेरिया, या तो बहुत ही दिक्कत के साथ यानी डिस्मोनेरिया होगा, ओलिगो एमनेरिया होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, बहुत कम होगा, और या एकदम होगा ही, निषेचन हो जाएगा। दूसरा और कारण है इनफर्टिलिटी, दूसरा आपको लक्षण मिलेगा, जिसमें कि वह नपुंसकता जिसको बोलते हैं, सेक्स के प्रति एकदम इच्छा नहीं होगी, यौन इच्छा में कमी यानी कि डिक्रीज लिपिड मिलेगा, और सेक्सुअल फंक्शन में कमी दिखेगी। साथ में अगर देखा जाए मेल में अगर सेक्रेशन मेल में कम हो रहा है तो क्या होगा कि उसका फेस का या स्क्रोटल यानी अंडाशय के पास या ट्रंक हेयर बहुत कम मिलेगा आपको, छाती में बाल कम मिलेंगे, बहुत कम, नॉर्मल से कम। साथ में जो मसल मास है शरीर में, जो मांसपेशी का जो द्रव्यमान होना चाहिए, मांसपेशी जितना होना चाहिए, उसमें कमी मिलेगी, और खून में कमी मिलेगी। साथ में यौन इच्छा में, चूंकि ऐसा है तो यौन इच्छा में कमी मिलेगी, और जो सेक्स प्रति फंक्शन है, जो सेक्स के प्रति, संभोग के प्रति चाहत है, जो क्रियाएं हैं, उसमें कम मिलेगी। और जो प्यूबर्टी है यानी कि जस्ट कहे कि प्यूबर्टी बाल्यावस्था पार करने का, किशोरावस्था पार करने का, युवावस्था से आने के पहले अवस्था में, उसमें बहुत देरी होगी। बच्चे सियाने हो जाएंगे, उम्र के ज्यादा लेंगे कि नहीं, वो नहीं ये कर पा रहा है। साथ में अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है तो उसमें भी मसल मास कम हो जाएगा, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाएगी, पेट में यानी हाथ पैर पतला रहेगा, और पेट में सिर्फ पेट के पास देखेंगे कि उसका मांस ज्यादा मिलेगा, यानी पेट ये मिलेगा, तोंद मिलेगा ज्यादा, और वह ध्यान लगाने में अटेंशन उसका बहुत कम हो जाता है, और याददाश्त में भी कमी हो जाती है। साथ में ग्रोथ जो है, उसका विकास जो है वो रिटार्डेशन होता है, हमने पहले भी चर्चा किया, और उसका स्टेचर जो है ना बचपना में बहुत कम रहेगा, चिल्ड्रेन अवस्था में शॉर्ट स्टेचर का होगा, यानी कि उसकी लंबाई बहुत कम ही होगी। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। साथ में बता दूं कि अगर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है तो वैसी अवस्था में, वैसे मैं चर्चा लगभग ऊंच नीच की दोनों अवस्था की किया था, लेकिन यहां आपको बता दें, चूंकि ये खास हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात कर रहे हैं, पिट्यूटरिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए फैटिग हो जाएगा, आदमी थका थका महसूस करेगा, शरीर में वेट लॉस, शरीर में वजन कम होने लगेगी, और फेलियर टू थ्राइव यानी कि वेट गेन नहीं कर पाएगा वो, और साथ में प्यूबर्टी जो है डिलेड होगी उसकी, है ना। साथ में ब्लड शुगर, रैंडम जो ब्लड शुगर अगर करेंगे तो वो कम मिलेगा, ब्लड लॉस मिलेगा, उसमें एनीमिया मिलेगा, और साथ में सोडियम की कमी हमेशा दिखेगी, अब्रप्ट कोलैप्स मिलेगा आपको, और वो मीटिंग लगातार समय में, और कभी भी सदमा में जाने के चांसेस मिलते हैं। साथ में अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इस पर हम बहुत ही व्याख्या करेंगे, लेकिन आप उसको थायराइड का एक बार वहां देख ले, हमारे इस कड़ी में हम इसे पहले बता चुके हैं। हाइपोथायराइडिज्म जिसको केस को कहते हैं, अगर TSH का सिक्रेशन कम होता है तो उसमें थकावट होगा, टायर्डनेस होगा, पेशेंट हमेशा थका थका महसूस करेगा, और ठंडी बर्दाश्त करने में अक्षम होगा, वह ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जल्दी से, ठंडी उसको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, कब्ज रहेगा, वजन वह प्राप्त करेगा, वजन बढ़ेगा उसका, बाल झड़ने लगेगा, और सोचने की प्रक्रिया भी उसकी स्लो हो जाती है, यानी स्लो हो जाता है, धीरे धीरे सोचता है कोई चीज। हार्ट रेट भी उसको उसमें आपको स्लो मिलेगा, हार्ट रेट भी उसमें स्लो मिलेगा, जिसे ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, नॉर्मल से कम मिलेगा, ब्लड प्रेशर की कमी मिलेगी, और साथ में क्रेटिनिज्म भी मिलेगा आपको। ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर प्रोलैक्टिन की कमी हो जाती है तो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएगा। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है तो ऐसे केस में डायबिटीज इंसिपिडस का लक्षण मिलेगा, यानी कि एक सिंड्रोम है ये। अगर ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है तो बहुत घटा हुआ बचपन का मेहनत नहीं कर पाएगा, चाइल्ड बर्थ लेवल जो है महिला में बहुत घट जाता है, नहीं हो पाएगा, बच्चा पैदा करने में दिक्कतें आएंगी, दूध पिलाने में दिक्कतें होंगी। ये दिक्कतें
ज्यादातर आती है ऐसे केस में। अब बातें है कि इतने सारे अगर एक एक हार्मोन की बात करें या टोटल की कमी करके बताओ तो पैराहाइपोटिट्रिज्म उसकी बात ही अलग है। इसका कारण क्या हो सकता है, क्या कारण है? देखिए इसके आप देखे होंगे, अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म में पिछली बार हमने अगर चर्चा किया था तो वहां आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन के समय भी कि इसके मूलतः जो कारण है उसको याद रखना, 9 इंग्लिश के अल्फाबेट जो है आई उसको और एस उस लेटर को याद रखना है, यानी कि इन्वेसिव है इन्फार्क्शन। इसकी चर्चा मैं वहां पिछली बार किया था, क्या नहीं यहाँ, जो कि ज्यादा मैं नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ मुद्दे पर आना चाहेंगे। तो इन्वेसिव है, इन्फार्क्शन है, इन्फिल्ट्रेटिव है, इंजुरी है, या आइट्रोजेनिक है, या इन्फेक्शन है, आइडियोपैथिक है, आइसोलेटेड इम्यूनोलॉजी के इतने सारे 9 लगभग 9 इसके मुख्य कारण है। लेकिन साथ में जो कुछ खास कारण है मैं उस पर अभी व्याख्या कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं। उसमें है जैसे ट्यूमर, मान लीजिए ट्यूमर होता है, गांठ हो जाता है कहीं, तो वह क्या है ना, नॉर्मल टिश्यू जो है ना ग्लैंड का, वो ट्यूमर उसको सप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, जिस वजह से जैसे कि वैसे में देखा जाए क्रेंजियोफेरिंजियोमा हो जाता है। अगर क्रेंजियोफेरिंजियोमा है, मेनिंजियोमा है, या कॉर्डोमा है, या एपेंडिमेमोमा है, या ग्लायोमा है, या मेटास्टेसिस का ऐसे केस आता है, तो ऐसे केस में आपको जनरली कमी मिलेगी। ऐसे केस भी एक अहम कारण है। साथ में अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन, इन्फिल्ट्रेशन है, जिस समय मैंने चर्चा किया, जैसे ब्रेन अब्सेस है, ब्रेन में घाव हो जाना, मेनिंजाइटिस है, मेनिंजेस में शोथ हो जाना, इंसेफ्लाइटिस है, या न्यूरोसार्कोइडोसिस है, हिस्टियोसाइटोसिस है, या हीमोक्रोमेटोमेसिस है, इस सब पर अलग से आप हमारे देखते रहेंगे, सब पर हम व्याख्या करेंगे, सारी बीमारियों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ नाम गिना रहा हूं आपको। साथ में अगर बहुत ज्यादा आयरन ले रहा है, जिसे हीमोक्रोमेटोमेसिस इसको बोलते हैं, तो ऐसे केस को में भी आपको मिलेगा। इम्प्टी सेलर सिंड्रोम हो गया, ऑटो इम्यून लिम्फेटिक हाइपोफाइसाइटिस हो गया, तो ऐसे केस में भी आपको ये भी एक कारण है जो हाइपोपिट्यूटरिज्म पैदा करता है। तीसरा है वास्कुलर। देखिए वास्कुलर कारण में अगर बीपी प्रेगनेंसी के दौरान कम रहा है, बीपी का लेवल अगर प्रेगनेंसी के दौरान कम रहा है, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। हेमरेज अगर हो गया है, पोस्टपार्टम हेमरेज जनरली कि इसके बाद प्रेगनेंसी के बाद अगर हो गया है, सिहान सिंड्रोम्स है, या पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी और इन्फार्क्शन है, तो ऐसे केस में भी आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म ये भी एक कारण है, ऐसे केस में होता है। रेडिएशन अगर जनरली हम लोग ले रहे हैं, विकिरण जो आजकल बर्निंग इश्यू है हम लोगों के लिए, उसके वो भी है। अदर फिजिकल जैसे कि बाहर से एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी है, चोट की वजह से ब्रेन इंजुरी आई है, सर्विकनाइड हेमरेज हो गया, या न्यूरो सर्जरी कराया कभी, या आयोनाइजिंग रेडिएशन ले रहे हैं लगातार, किसी कारण से एक्सरे के ज्यादा समकक्ष में है, या रेडिएशन इंडस्ट्री के ज्यादा समकक्ष में है, तो ऐसे में, या रसेल वाइपस नाम की जो विषैला सांप है, अगर वो काट लेता है तो हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। कुछ कंजेनाइटल भी जैसे कैलमैन सिंड्रोम में गोनाडोट्रोफिक हार्मोन का कमी होना, बिएडल सिंड्रोम है, या प्रोडर-विली सिंड्रोम है, तो ऐसे केस में भी आपको ऐसे ये भी कारण से पिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। अब बात आती है कि ये सारे लक्षण जब हाइपो कम होने पर इतने सारे लक्षण आते हैं, सबके कारण है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे? मैं अक्सर कहता हूं बिना जांच के, बिना पुष्टिकरण के विज्ञान पुष्टि पर, विज्ञान ज्ञान प्राधान्य होता है। विज्ञान जब भी है ना, वो विज्ञान में ज्ञान की प्रधानता होती है, जो कि कला में नहीं होता है। कला में कौशल की प्रधानता होती है, अनुभूति की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें ज्ञान प्रामाणिकता के साथ की होती है। तो बिना प्रामाणिकता के विज्ञान कभी बातें नहीं करता है। तो इसमें कभी भी आप दवा लेते हैं शरीर में, तो बिना प्रामाणिकता के, बिना साक्ष्य के साथ आप नहीं ले, जैसे तैसे नहीं ले, वो आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते। तो पहले जांच कैसे करेंगे? तो देखिए इसका जांच हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक बेसल टेस्ट करते हैं, दूसरा डायनेमिक टेस्ट करते हैं। बेसल टेस्ट और स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। बेसल टेस्ट करने में क्या है कि हम लोग ब्लड सैंपल का जांच करते हैं, खास करके मॉर्निंग में, बिना किसी स्टिमुलेशन का, बिना चाय पानी, बिना टेंशन का अगर आदमी सोया हो, तो ऐसे समय बेसल लेवल की जांच करते हैं, ब्लड निकालते हैं। और उसके लिए अगर एलएच है, एलएच का लेवल देखना है, एफएसएस का लेवल देखना है, तो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मान लिया जाए प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो साफ है कि टेस्टोस्टेरोन कंफर्म है कि कम होगा। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा है मतलब एलएच एफएसएच का लेवल कम है, और लो टेस्टोस्टेरोन कंफर्म है, एलएचएच एफएसएच, और ये पिट्यूटरी प्रॉब्लम बताता है कि है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए हम इसके बाद टीएसएच का लेवल अगर थायरॉक्सिन मापते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है और थायरॉक्सिन का लेवल कम है, तो हम लोग उसको
कम मानते हैं कि हाइपो है। अगर टीएसएच का लेवल कम है और थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है तो हम लोग ये समझते हैं कि ये हाइपर है। मुझे लग रहा है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। साथ में क्या स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं सारे पिट्यूटरी के लिए, उसमें क्या है ग्रोथ हार्मोन का करते हैं, जैसे इंसुलिन दे करके ग्रोथ फैक्टर को मापते हैं। अगर इंसुलिन दिया हमने तो इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, स्टिमुलेशन माने स्टिमुलेट करके, इंसुलिन से हम स्टिमुलेट करते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल कम है तो डेफिनेट है कि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम पाया ही जाता है। अगर एसीटी जैसे रिवर्स है, टीएसएच रिवर्स है जो हमने अभी बताया। एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग करते हैं जानने के लिए, विजुअल फील्ड हराल में जानते हैं, पेरीमेट्री के द्वारा विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं, और कुछ जरूरी पड़ने पर ऑपरेशन करके ट्यूमर का बायोप्सी भी निकालते हैं कि क्या है, कैसे करना है। बायोप्सी से हम लोग को पता चलता है। दोस्तों अभी मैं लगातार आपसे इस कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं इसकी इलाज के बारे में, क्या है अगर ये सारी गड़बड़ी आ जाए तो कैसे इलाज करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्वतः दवा आप नहीं ले, कि नहीं चैनल पे हमने सुना राजाओं ने बताया तो दवा ले लिए, स्वयं दवा नहीं लेंगे। इसलिए मैं डोज वगैरह की चर्चा इस जगह नहीं करता हूं, लेकिन जानकारी ले ले कि हाँ क्या दवा सही चल रही है, नहीं चल रही है, क्या गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी मिल जाएगी तो आप ये सुनेंगे और ये दवा सही है कि नहीं ये भी पता आपको हो जाएगा। वैसे एक्सपर्ट आपको हर हाल में अच्छी दवा देंगे। तो इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है अंडरलाइंग कॉज है, जो कारण है हम उसको ही हटा देंगे। तो देखिए अगर ट्यूमर, जनरली ट्यूमर ही सबसे बड़ा कारण होता है जो मैंने अभी बताया है, तो उसमें ट्रांसस्पेनाइडल सर्जरी करते हैं। दूसरा है क्रेनियोटॉमी कर सकते हैं ट्यूमर के लिए। और दूसरा इलाज करने का तरीका यह है कि हम डोपामिन एगोनिस्ट प्रोलैक्टिनोमा के लिए हम दे सकते हैं। देखिए हार्मोन रिप्लेसमेंट भी करते हैं, जैसे हार्मोन जिसकी कमी होगी हम उसको देंगे, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं एडिनल इनसफिशिएंसी में। अगर एडिनल हार्मोन के सेक्रेशन कम हो गया तो लिपोथायरॉक्सिन, जनरली हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के केस में, थायराइड की कमी है तो थायराइड हार्मोन की कमी है तो वैसे केस में देते हैं। टेस्टोस्टेरॉन, खास करके अगर मेल हाइपोगोनाडिज्म का मामला आता है, कम सेक्रेशन है टेस्टोस्टेरॉन का, तो हम लोग यूज करते हैं उस जगह। साथ में एस्ट्राडायोल का यूज जनरली हम लोग करते हैं अगर फीमेल में कमी है तो। फीमेल हाइपोगोनाडिज्म का मामला आ रहा है तो ऐसे केस में इसका यूज करेंगे। ग्रोथ हार्मोन जनरली इंजेक्शन से पेरेंटरली हम लोग देते हैं जब जरूरी पड़ेगा तो, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो। और डिस्मोप्रेशन जनरली एंटी डायरेटिक हार्मोन के केस में डीडीए बीपीपी जो है वह टेबलेट या नाक से हम लोग इस दवा का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है एंडोक्राइनोलॉजी को जनरली हम लोग फॉलो अप करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मोटा मोटी मैंने हाइपोगोनाडिज्म पर, हाइपोपिट्यूटरिज्म पे चर्चा करने की कोशिश किया है, ये आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों आप चैनल में लगातार प्यार देते रहें, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हम फिर गुजारिश करेंगे कि आप अपना मुझे मार्गदर्शन करते रहे कि और कहाँ क्या बताना चाहिए। जो अनुजन है फायदा उठाते रहे, जहाँ कमी हो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खास करके आपके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करता हूँ। हमारे जो चैनल प्रमोटर हैं, जो हमारे चैनल मैनेजर हैं, जो हमारे डिजिटल पार्टनर है, वो खास करके इसका ख्याल रखते हैं कि नंबर आपके पास जाए और आप हमसे रूबरू हो पाए कभी भी ऐसी दिक्कत हो तो। और आप लगातार इसके अलावा टेक्स्ट बुक का भी अध्ययन करें, जहां दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट पूछें, मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर निदान करने की। तो दोस्तों रखते हैं, आप देखते रहिए लगातार डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और प्यार देते रहिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को। इसी के साथ दीजिए अलविदा, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में। नमस्कार।